नीट के एग्जाम में बायो तुम्हारा 50% ऑफ द वेटेज कैरी करता है। और बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अगर तुम्हारा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना, तो तुम वहां पे सबसे ज्यादा टाइम सेव कर सकते हो। मैंने लास्ट ईयर मैंने जब नीट अटेम्प्ट दिया था ना, तो मैंने पूरे बायो के पेपर को विथ वेएमआर 35 मिनट्स के अंदर पूरा कंप्लीट कर दिया था। वहां पे टाइम सेव करके मैंने उस टाइम को केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए यूटिलाइज किया था। तो तुम यहाँ पे समझ सकते हो कि बायो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन लास्ट के कुछ हफ्तों में ना, यहाँ पे प्रॉब्लम नीट एस्पिरेंट को क्या आती है कि यार इतने सारे चैप्टर्स को किस तरीके से रिवाइज करे कि मेरा पूरा बायो का रिवीजन कंप्लीट हो जाए। क्योंकि जब तुम एग्जाम देने बैठते हो ना, और तुम्हारे सामने जब कोई एसेशन रीजन या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, तुम वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये लाइन स्टेटमेंट सही है फिर गलत। और इसका एक ही रीजन है कि तुम्हारा एनसीईआरटी की लाइंस क्लियर नहीं है। सो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि मैंने लास्ट ईयर किस तरीके से लास्ट के 2 हफ्ते में किस तरीके से पूरे 11th की और 12th की एनसीईआरटी को किस तरीके से रिवाइज किया था, जिससे कि मेरे एनसीईआरटी के हर एक लाइन अच्छे से दिमाग में छप गए थे। मतलब मैं कोई भी स्टेटमेंट को देख के बता सकता था कि यार ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत। तो आज मैं तुम्हें जो बताने वाला हूं ना, तुम अगर उसको अच्छे से फॉलो करोगे ना, तो तुम्हारा एक 14 डेज का पूरा मास्टर प्लान बताने वाला हूं, जिस तरीके से तुम पूरे एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज कर पाओगे और जिससे तुम नीट में एग्जैक्टली 340 प्लस इजीली स्कोर कर पाओगे। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयन, ए फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स कल्याणी। और लास्ट ईयर नीट 2024 में मैंने बायो में 355 आउट ऑफ 360 स्कोर किया था एंड ए टोटल ऑफ 700 आउट ऑफ 720। सो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि तुम्हें बायो लास्ट के 2 वीक में 14 दिनों में किस तरीके से पढ़ना चाहिए, ताकि तुम पूरे 11th और 12th की बायो को अच्छे से रिवाइज कर पाओ। सबसे पहले तो मैं फिर से ये तुम्हें क्लियर कर दूं कि एनसीईआरटी इज योर बाइबल फॉर बायोलॉजी। पूरे साल जिस किताब को हम लोग इग्नोर करके आते हैं ना, वो लास्ट में जाके हमें रियलाइज होता है कि यार सारे क्वेश्चन तो यहीं से आते हैं। एंड मैं तुम्हें ये गारंटी के साथ लिख के देता हूं कि तुम्हारा नीट 2025 में भी 95% ऑफ द क्वेश्चंस जो तुम्हारे बायो में होंगे ना, वो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइंस होंगे। वो लोग कुछ नहीं करेंगे, एनसीईआरटी से लाइंस को उठाएंगे और तुम्हारे क्वेश्चन में चिपका देंगे। सो तुम्हें अब ये डिसाइड करना है कि यार तुम उस 95% ऑफ द क्वेश्चन के पीछे भागोगे या फिर वो 5% जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी आएंगे वहां पे भागो। इस टाइम पे ना तुम किसी भी कोचिंग के मॉड्यूल, अपने टीचर के नोट्स, ये सब कुछ मत करो, उन सबके पीछे भागो ही मत। इनफैक्ट तुम अपने टीचर्स के नोट्स को भी छोड़ दो। लास्ट के मंथ में ना मैंने टीचर के नोट्स को छोड़ दिया था बायो के। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई चैप्टर, कोई कंसेप्चुअल चैप्टर जैसे जेनेटिक्स हो गया, उसमें अगर तुम्हें लगता है कि कुछ पोर्शन, कुछ कंसेप्ट तुम बिना अपने नोट्स पढ़े तुम सही से नहीं कर सकते, तो उसको बस रेफर करो। लेकिन तुम्हें मेन फोकस एनसीईआरटी को पढ़ने में ही रखना है। जब मैं लास्ट ईयर जब मैं एनसीईआरटी पढ़ता था ना, तो मैं एक पेन और पेंसिल लेके बैठता था और जब मैं पढ़ता था ना, तो हर एक लाइन, हर ईच एंड एवरी लाइन को अंडरलाइन कर करके पढ़ता था। क्योंकि तुम्हें एक बात ध्यान में रखना है कि एनसीईआरटी के हर एक लाइन से क्वेश्चन बनाने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो तुम्हें हर एक लाइन को एकदम अच्छे से इंपॉर्टेंस देके पढ़ना है और दिमाग में उसे फिट कर लेना है। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ो। एनसीईआरटी के अंदर जो डायग्राम्स दिए हुए हैं, जो तुम्हारे फ्लो चार्ट्स दिए हुए हैं और जितने भी एग्जांपल्स, ये सारे इंपॉर्टेंस है, हर जगह से क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे बात आता है कि यार देखो, तुम्हें ना एनसीईआरटी की लाइन अच्छे से रटी होनी चाहिए। वहां पे ना तुम बैठ के एग्जाम में कंसेप्ट नहीं लगा सकते। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा मान लो कोई ये क्वेश्चन आ गया जिसमें दिया हुआ है कि यार तुम्हारा यहाँ पे 38 एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, तो तुम वहां पे बैठ के यार पूरे स्टेप्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते कि यार अच्छा इस स्टेप में 2 एटीपी निकल रहा है, इस स्टेप में 4 एटीपी निकल रहा है, अच्छा लास्ट में जाके 38 एटीपी हो गया। तुम वहां पे कंसेप्ट नहीं लगा सकते। ठीक है, तुम्हारा बाजू वाला लड़का जो कि रट के आया होगा 38 एटीपी, वो तुम्हारा वो टिक मार के वो सही करके वो बाहर निकल जाएगा, उसे भी 4 नंबर मिल जाएंगे और वहां पे वो टाइम सेव कर लेगा। लेकिन तुम वहीं पे क्या करोगे, तुम्हें भी 4 नंबर मिलेंगे, तो कि तुम वहां पे अपना टाइम वेस्ट कर दोगे। तुम्हें एनसीईआरटी की लाइंस को पूरे अच्छे से रट लेना है, मतलब घोर के पी जाना है, ताकि तुम्हारा वहां पे टाइम सेव हो सके। तो इस टाइम पे तुम्हें बिल्कुल एनसीईआरटी फोकस करना है और कुछ नहीं पढ़ना है। एंड ट्रस्ट मी, यही तुम्हें लास्ट में फायदा देगा। अब लास्ट में मैंने क्या किया था, एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए इतने सारे चैप्टर्स है, तो मैंने क्या किया था, मैंने एक टारगेट और एक चेकलिस्ट बना लिया था, जिसके थ्रू मैं जो है रिवीजन करता था अपने बायो के चैप्टर्स को। मतलब एक दिन में मेरा टारगेट रहता है कि मिनिमम 3 से 4 चैप्टर्स जो है ना, मैं एक दिन में जरूर पढ़ूंगा और कंप्लीट करूंगा लास्ट के 2 हफ्ते में। तो मैं तुम्हें भी एक ऐसा एक रफ चेकलिस्ट दे रहा हूं, जो कि तुम चाहो तो फॉलो कर सकते हो
और इसमें तुम कुछ मॉडिफिकेशंस करना चाहो तो वो तुम अपने अकॉर्डिंग कर लो, लेकिन तुम्हें भी एक ऐसा चेकलिस्ट बनाना है और अपने स्टडी टेबल या फिर रूम के किसी दीवार पे से चिपका लेना है और वहां पे टिक मारते जाना है कि मुझे डे 1 में ये पढ़ना है, डे 2 में ये पढ़ना, जिससे कि तुम्हारा एक जो है ना प्रोग्रेसिव तुम्हारा बनता रहे और तुम्हें भी पता चले कि तुम कितने प्रोग्रेस कर रहे हो। सो यहाँ पे तुम देख सकते हो मैंने साइड में तुम्हें कुछ चैप्टर्स का लिस्ट दे दिया है, जिसमें कि मैंने 14 दिनों में तुम्हें क्या क्या पढ़ना है वो तुम्हें अच्छे से दे दिया है। तुम चाहो तो इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे डे 1 में तुम्हें ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 11 का करना है, पूरे अच्छी तरीके से रिवाइज करना है। फिर डे 2 में तुम्हें प्लांट फिजियो करना है, डे 3 में तुम्हें सेल प्लस बायोमोलिक्यूल्स करना है, डे 4 में तुम्हें बायोडाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डे 5 में तुम्हें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, डे 5 में जेनेटिक्स इवोल्यूशन रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, डे 8 में तुम्हें रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्लस ह्यूमन रिप्रोडक्शन, डे 9 में तुम्हें बायोटेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशन और प्रिंसिपल वाला चैप्टर वो करना है, डे 10 में तुम्हें जो है माइक्रोज और जो तुम्हारा स्ट्रेटेजी वाला छोटा सा पोर्शन है वो तुम्हें कंप्लीट कर लेना है। फिर तुम्हें इकोलॉजी जो चारों चैप्टर है वो तुम्हें अच्छे से कर लेने हैं, सेल साइकिल, और डे 14 पे तुम्हारा जो है पूरा एक एनसीईआरटी का तुम्हें रैपिड रिवीजन करना है। और लास्ट में डे 14 पे तुम्हें जितने भी तुम्हारे वीक पोर्शन है या फिर मान लो किसी दिन तुम कोई चैप्टर को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए तो तुम्हें डे 14 में जाकर उनको करना है और अपने वीक एरियाज को रिवाइज करना है और अच्छे से पीवाईक्यूज को करना है। अब देखो यहाँ पे बात आता है कि तुम डेली रिवीजन करोगे, ठीक है, तो तुम ये कर सकते हो कि तुम जो है सुबह अच्छे से 2 चैप्टर करो, शाम को अच्छे से 2 चैप्टर करो और रात में उसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तुम चाहो तो पीवाईक्यूज कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि यार अभी पीवाईक्यूज मत करो, क्योंकि मैं जानता हूं ये चीज कि 90% ऑफ द नीट एक्सपर्ट जो होते हैं ना उनका बायो में जो पीवाईक्यूज होते हैं वो रटे हुए होते हैं। मैंने तुम क्वेश्चन देख कर ही आंसर मार सकते हो, तो तुम ट्राई करो कि कुछ नए क्वेश्चन जो कि प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड हो। ऐसा मत करना अभी कि यार एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन कर रहे हो, ऐसा गलती से भी मत करना। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें जो है सॉल्व करने इस वक्त पे तुम्हें इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, एसोसिएशन रीजन स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से अभी सॉल्व किया करो जो चैप्टर को जिस दिन तुम रिवाइज कर रहे हो। फिर आता है डायग्राम्स। डायग्राम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत लोग बोल रहे थे कि यार नीट में जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता, तो उनको एक जवाब मिल गया नीट 2024 पे। तुम नीट 2024 का पेपर देख लो, उसमें कितने सारे डायग्राम्स थे। तो डायग्राम्स को तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, हर एक डायग्राम में कौन सा पोर्शन क्या क्या लेवल किया हुआ है उसको तुम्हें अच्छे से। फिर तुम्हें क्या करना है कि जैसे तुम्हें कोई पैराग्राफ पढ़ा तो तुम्हें क्या करना है, पैराग्राफ पढ़ने में बुक को बंद करना है और आंख बंद करके उसे रिकॉल करना है कि यार उस पैराग्राफ में क्या क्या लिखा हुआ था। अगर मान लो तुम्हारा कोई पोर्शन तुम भूल गए, तुम उसे बुक खोलो, फिर से उसे पढ़ो कि यार एक्चुअली उसमें क्या लिखा हुआ था। इस तरीके से तुम्हारा क्या हो, तुम एक्टिव रिकॉल करके तुम पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। और फिर कुछ कुछ चीजें होंगी जो कि तुम भूल जाओगे, तो यार क्या करो उसके लिए तुम ना स्टिकी नोट्स ले लो, या फिर जो एनसीईआरटी की साइड्स में जो खाली स्पेस है ना तुम वहां पे जाके उन चीजों को लिख लिया करो। और जैसे एग्जाम्पल, जैसे प्लांट किंगडम के अंदर, एनिमल किंगडम के अंदर और मॉर्फोलॉजी जैसे चैप्टर्स के अंदर जो एग्जाम्पल्स दिए हुए ना वो मुझसे भी याद नहीं होते थे। और लास्ट के 14 दिनों में भी मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत होता था, क्योंकि मुझे याद ही नहीं हो रहे थे वो सारे एग्जाम्पल। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, तुम्हें उन सारे एग्जाम्पल्स को एक जगह एक पेज में लिख लेना है। फॉर एग्जाम्पल एनिमल किंगडम के अंदर या एस्केलमेंथिस के अंदर ये एग्जाम्पल्स है, तुम्हारा वोलस्का के अंदर ये एग्जाम्पल है, उसको लिख के तुम्हें अपने स्टडी टेबल में लगा लेना है। और सुबह उठ के 5 मिनट जस्ट रैपिडली उसको गो थ्रू करना है और रात को सोने से पहले 5 मिनट गो थ्रू करना है। अगर तुम इसे डेली करते हो ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ तुम उन एग्जाम्पल्स को भूल ही नहीं सकते। बस तुम्हें आंख बंद करना है और ट्राई करना है उन एग्जाम्पल्स को रिकॉल करने का। लेकिन तुम्हें बायो रोज रिवाइज करना है। अब बीच में जो टाइम बचा, जो तुम्हें करना क्या है, उसमें तुम्हें टेस्ट देना है। तुम्हें फुल मॉक टेस्ट हर एक डे देना है, या फिर हर एक अल्टरनेट डे में तुम दे सकते हो अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन तुम्हें रेगुलर बेसिस में मॉक टेस्ट देना है। देखो मॉक टेस्ट दोगे ना तो अभी तुम्हारी गलतियां पता चलेगी, और मॉक टेस्ट से ही ना तुम्हें देखो यार तुम्हारे जो है ना बायो में बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे रिवीजन हो जाएंगे। तुम खुद सोच के देखो इतने सारे क्वेश्चन तुम अगर डेली मॉक टेस्ट दोगे तो तुम्हें कितने सारे बायो के क्वेश्चन नए नए मिल रहे हैं, तो तुम्हारे वहां से भी प्रैक्टिस होगी। सो मॉक टेस्ट तुम्हें रोज देना है, या तो अल्टरनेट डे में दे सकते हो, लेकिन मॉक टेस्ट स्किप नहीं करना है। और इसके अलावा भी तुम्हें बायो के अलावा भी दूसरे सब्जेक्ट भी हैं जो कि रिवाइज करने, इसलिए मिनिमम मैं बता रहा हूँ 2 से 3 चैप्टर जल्दी जल्दी करके तुम सुबह उठकर 2 चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, और रात को सोने से पहले तुम 2 चैप्टर अच्छे से एनसीईआरटी से रीड करके उसे रिवाइज कर सकते हो। अब मैं तुम्हें 3-4 चीजें बताना चाहूंगा जो कि तुम्हें लास्ट के 14 दिन में बिल्कुल अवॉइड करना है अगर तुम्हें बायो में 340 प्लस स्कोर करना है। सबसे पहले तो सिलेक्टिव रीडिंग मत करो। सिलेक्टिव रीडिंग का मतलब यार जैसे बहुत लोग होते हैं ना
क्या टाइम कम बचा हुआ है मेरे से, मतलब जल्दी जल्दी मुझे रिवाइज करना है, तो वो लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी को सुपरफिशियली पढ़ लेते हैं, मतलब ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, क्या हो गया मेरा, ये देखो मैंने अंडरलाइन को इस पॉइंट्स को कर लिया। ये सबसे बड़ी गलती है, तुम्हें एनसीईआरटी को सुपरफिशियली नहीं पढ़ना। जैसे कि मैंने बताया, एनसीईआरटी के हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है और हर एक लाइन से क्वेश्चन हर साल आने का प्रोबेबिलिटी रहता है। तो इसीलिए हर एक लाइन को अच्छे से बाय लाइन अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारा हर एक लाइन से आ सकता है, तो तुम यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते। लास्ट में ना तुम्हें जो है ना सिर्फ थ्योरी रिवाइज नहीं करना। देखो होता क्या है कि यार हम लोग लास्ट में आते थे ना, इतनी बार अपनी एनसीईआरटी को पढ़ लेते ना कि एनसीईआरटी पढ़ने का दोबारा से मन ही नहीं करता, जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ते ही नहीं है और लास्ट में जाकर वहीं से क्वेश्चन आ जाता है और हम लोग गलती करके आते हैं। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, इसके लिए तुम्हें थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस को भी मेंटेन करना है। क्योंकि देखो हमारा अल्टीमेट एम क्या है, हमारा अल्टीमेट ये एम है, ये है कि एनसीईआरटी के अंदर जो जितनी भी लाइंस है ना, वो पूरे अच्छे तरीके से हमारे दिमाग में रटी होनी चाहिए। और वो किस तरीके से होगा, वो तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस से होगा। जैसे कि मेरे साथ होता है, और मैं एनसीईआरटी के लाइंस को बहुत बार पढ़ता था, फिर भी मैं भूल जाता, लेकिन वही क्वेश्चन को जब मैं किसी टेस्ट में या फिर एग्जाम में गलत करके आता था ना, फिर जब आके चेक करता था, अरे यार ये लाइन तो एनसीईआरटी में थी, यहाँ पे दिया हुआ था, मैंने इसे गलती कर दिया, तो वो चीज मेरे को क्लिक करता था। और सेम लाइन जब मुझे नेक्स्ट टेस्ट में आता था ना, तो वहां पे मेरे को कभी गलती होता ही नहीं था मेरे से। तो तुम्हें ये चीज भी फॉलो करना है और तुम्हें डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। सिर्फ थ्योरी करोगे तो नहीं चलेगा, तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ में करना है। और जैसे कि तुम चाहो तो पीवाईक्यूज को भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हें असर्शन बेस्ड और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि तुम्हारा एनसीईआरटी के लाइंस के ऊपर ज्यादा कमांड बने। तीसरी चीज क्या, जैसे कि मैंने तुम्हें एक प्लान दे दिया, एक चैप्टर वाइज तुम्हें जो है मैंने बता दिया कि हर दिन तुम्हें किस तरीके से क्या रिवाइज करना है, तो तुम्हें उस प्लान के ऊपर एकदम अच्छे से स्टिक करना है। तुम उस चीज को चाहो तो अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन मॉडिफाई करने के बाद जो तुम एक बार फिक्स कर लोगे ना, उसे तुम्हें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। और इस चीज में ना यार, एक बार खुद को कह दो कि यार एक बार जो मैं शुरू करूंगा ना, मैं उसमें बैकलॉग नहीं आ रहा, क्योंकि ये लास्ट के 14 दिन तुम बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते। बैकलॉग जैसी चीजों को बिल्कुल नहीं आने दे सकते। अगर तुमने ये चीज लिख दिया कि यार डे 1 में मैं या 3 से 4 चैप्टर में से रिवाइज करूंगा ना, तो तुम उस 3 से 4 चैप्टर को रिवाइज करके तभी सोए जाओगे, ये तुम अपने दिमाग में टारगेट बैठा लो। बैकलॉग नहीं आने देना है लास्ट के 14 दिनों में। बहुत लोगों के साथ ये क्या होता है कि भैया मैंने जो है पूरा साल अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स को फॉलो किया, पूरे साल अपने टीचर्स को फॉलो किया, उनके पीपीटी सही पढ़ा, तो क्या लास्ट के कुछ दिनों में अगर मैं स्विच कर जाऊंगा पूरे के पूरे एनसीईआरटी को सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ूंगा, तो क्या मेरे लिए बेनिफिशियल होगा? तो मैं तुम्हें एक रिप्लाई देना चाहूंगा कि यार बिल्कुल बेनिफिशियल है। क्योंकि एक चीज तुम लिख के ले लो, तुम्हारे जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो तुम्हारे डायरेक्ट एनसीईआरटी से आएंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो डायरेक्टली एनसीईआरटी या फिर एनसीईआरटी के लाइंस को इनडायरेक्टली तुम्हारे घुमा फिरा के ही दिए जाए। तुम्हारे कोचिंग के मॉड्यूल से क्वेश्चन नहीं आने वाला, या फिर तुम्हारे टीचर के नोट्स में से क्वेश्चन नहीं आने। तुम्हारा टीचर तुम्हें कंसेप्ट समझा सकता है, लेकिन उनके नोट्स में तुम्हें एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइंस नहीं मिलेंगी जो कि तुम्हें नीट में आने वाला है। तो तुम्हें अभी बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है किसी भी कोचिंग मॉड्यूल में, किसी भी टीचर के नोट्स पे, सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करें। और जैसे कि मैंने बताया, अगर तुम्हें लगता है कि यार कोई कंसेप्ट समझने में मेरे को दिक्कत हो रहा है एनसीईआरटी से, तो तुम उस कंसेप्ट को बस जाकर एक बार, लाइक जेनेटिक्स के अंदर है ना, तुम चाहो तो उसको जाकर एक बार चेक कर लो अपने टीचर के नोट से, लेकिन तुम्हें उस पोर्शन को पर्टिकुलरली एनसीईआरटी से बिल्कुल अच्छे से ही पढ़ना है। चाहे कुछ भी हो जाए, वहां का क्वेश्चन जो आएगा वो तुम्हारे एनसीईआरटी के लाइन से ही आएगा। सो ये डाउट बिल्कुल भी दिमाग में मत रखो, मैं अगर टीचर के नोट्स को छोड़ दूंगा तो क्या मेरे लिए बेनिफिशियल होगा? फिर नहीं, बेनिफिशियल तभी होगा जब तुम एनसीईआरटी को पढ़ोगे। अब लास्ट के 14 दिनों में ऐसा कुछ कुछ चीजें जो मैंने खुद किया था, जो कि मेरे लिए ना बहुत बेनिफिशियल हुआ था, मैं वो चीजें मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि तुम खुद वो अप्लाई कर सकते हो, और तुम्हारे लिए भी एक गारंटी मैं देता हूँ कि तुम्हारे लिए वो बेनिफिशियल होगा। लाइक मैंने कोई चैप्टर पढ़ा या फिर कोई पैराग्राफ पढ़ा, तो मैं एज्यूम कर लेता कि यार मेरे सामने कोई बैठा हो, मैं उसको पढ़ा रहा होता था। इससे क्या होता था, जब मैं बोल बोल के उस चीज को बोलता था ना, तो मेरे दिमाग में वो सबकॉन्शियस माइंड में वो चले जाता था, और मैं उस चैप्टर को कभी भूलता नहीं था, उस कंसेप्ट को भी भूलता नहीं था, और वो लाइन भी मेरे दिमाग में पूरा छप जाता था। तो तुम इस चीज को ट्राई कर सकते हो। एज्यूम कर लो कि तुम्हारे सामने तुम्हारा कोई बैठा हुआ है, या फिर तुम अपने भाई बहन को सामने बैठा लो और उसको बैठा के वो टॉपिक समझाओ, उसको समझ आए चाहे ना आए, तुम्हारे लिए वो जरूर बेनिफिशियल हो। और लास्ट के दिनों में यार मैंने अपने दीवारों को बहुत ज्यादा अच्छे से यूज किया था। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, मेरे एनिमल किंगडम के जब मुझे एग्जांपल्स याद नहीं होता, तो मैंने उसको लिख लेता था, उसे चिपका देता था, बार बार लिखता था उसको, ठीक है। पूरे दीवार में मैंने ऐसे पूरा चार्ट्स लगाया होता, जैसे ग्लाइकोलिसिस का पाथवे यार मुझे याद नहीं होता था, मैं उसे लिख के चिपका देता। जैसे तुम्हारे क्रेब साइकिल मुझसे याद नहीं होता था, मैं उसे चिपका देता। ऐसे ही जो भी चीजें मुझे लगता था कि यार मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं उसे लिखता था, चिपका देता, और सिर्फ चिपकाता ही नहीं था, उसको डेली देखता था।
मॉर्फोलॉजी के एग्जांपल्स मुझे लास्ट दिन तक भी सही से याद नहीं होते। मैं उसको देख के लगा देता था, रोज देखता था, सुबह को देखता था, सोने से पहले देखता था, ज्यादा टाइम लगता था यार। सारे चार्ट्स को देखने में तुम्हें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगेंगे। लेकिन तुम्हारा गारंटी के साथ कहता हूँ, ये चीज अगर तुम एक हफ्ते तक फॉलो करते हो ना, एक हफ्ते में तुम्हारे जितने भी तुम लग रहे थे तुम्हारा वीक पॉइंट्स हो, वो सारे तुम्हारे याद हो जाएंगे। तुम्हें कुछ भी करके, ऐसी ही चीजों को करके तुम्हें उस चीज को याद करना है। तो एक चीज मैं क्या करता था, और क्या, जैसे एनिमल किंगडम का एग्जांपल मैं लेता हूँ। जैसे एनिमल किंगडम में एक ऐसा चैप्टर है जो कि तुम्हारा जो दिया हुआ है ना फाइलम्स, वो सारे फाइलम्स क्या पैराग्राफ नहीं दिए हो। अब तुम जब उसे पढ़ते हो ना, तुम्हें पढ़ने के बाद कुछ याद ही नहीं रहता, क्योंकि वो सारे एक बार एक साथ पैराग्राफ में दे दिए। तो मैंने क्या किया था, जो एनसीईआरटी की साइड में जो खाली स्पेसेस है ना, मैंने वहां पर जितने भी वो पैराग्राफ थे ना, उसको बुलेट पॉइंट्स पे लिख दिया था, ऐसे 1 2 3 4 करके, कि अच्छा इस पैराग्राफ में ये चीज लिखा हुआ है। और जब मैं रिवीजन कर रहा होता था ना, तो मैं डायरेक्ट जाकर उस पैराग्राफ को नहीं पढ़ता था, उन पॉइंट्स को पढ़ लेता जो कि मैंने साइड में लिखा है। तो इस तरीके से क्या होता था, मेरा टाइम भी बच जाता था और अच्छे तरीके से मेरा रिवीजन भी होता था। तुम ये चीज भी कर सकते हो। और एक चीज जो मैं अपने प्रिपरेशन के टाइम लास्ट में यूज किया था, वो है फ्लैश कार्ड्स। तुम्हें नेट पे ना कई सारे ऐसे फ्लैश कार्ड्स मिल जाएंगे जो कि तुम्हें एक्टिव रिकॉल करने में मदद करेगा। तो तुम चाहो तो उस फ्लैश कार्ड्स को यूज कर सकते हो एक्टिव रिकॉल करने के लिए। मैं तुम्हें एक चीज क्लियरली कहना चाहूंगा, ये 2 हफ्ते ना जो तुम्हारा सब कुछ चेंज करती है, यही 2 हफ्ते जो तुम्हें नीट के एग्जाम हॉल में एक अलग ही कॉन्फिडेंस देगा। जस्ट अपने ऊपर बिलीव रखो और फोकस होकर पढ़ाई करो। लास्ट के 2 हफ्ते बिल्कुल एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो। एनसीईआरटी, मान लो कि यार एनसीईआरटी तुम्हारा सब कुछ है, योर लाइफ डिपेंड्स ऑन एनसीईआरटी, क्योंकि तुम्हारा ड्रीम जो एक मेडिकल कॉलेज में जाना है ना, उसके बीच में तुम्हारा एनसीईआरटी ही आता है। तुम एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करोगे, सिर्फ लिख लो कि यार एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। बायो में अगर तुम्हें 340 प्लस स्कोर करना है, फिर फुल स्कोर करना है ना, उसका एक ही मूल मंत्र है, वो है तुम्हारा एनसीईआरटी। लास्ट के दिन में हर एक टॉपर जो कि अच्छा 360 स्कोर करने वाला है, या फिर जिसने किया है, किसी से भी जाके पूछ लो, सभी ने लास्ट के दिन में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा था। तो अपने दिमाग में छाप लो कि तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन अच्छे से रिवाइज करना है। अभी तुम्हें जो है कोई भी डिस्ट्रैक्शन पे नहीं पड़ना है। तुम्हें अगर किसी भी स्पेसिफिक चीजों पर दिक्कत हो रहा है, तुम उसे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, मैं उस कमेंट का जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और बहुत सारा, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर टॉपिक में मुझे लगता है कि बहुत लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं उसके ऊपर एक जरूर वीडियो बना लूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।